आज हम गोरखपुर के शाहपुर स्थित जो है डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जो कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, जिनका जीवन क्रांति को समर्पित है, जिनका जीवन लोकतंत्र और मानवतावाद की रक्षा के लिए समर्पित है। एक विश्व साहित्य के, विश्व इतिहास के एक शोधार्थी, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले एक क्रांतिकारी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी हैं और इतिहास पे उनका एक गहन शोध रहा है, इंडोलॉजी से लेकर आर्कियोलॉजी पे। तो आज वो हमारे सामने मौजूद हैं और देश की ताज़ा परिस्थितियों में आज हम उनसे विशेष बातचीत में मौजूद हैं। अभी संपूर्णानंद जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है और वो ताज़ा घटनाक्रमों पर आधारित है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा जो यौन शोषण के उन पर आरोप लगे हैं। पूरे देश में जो एक बड़ा ही विषाक्त माहौल बना हुआ है, यहाँ तक कि पहलवान बेटियों के साथ तमाम अभी गिरफ्तारी उनकी हुई, फिर उनको रिलीज किया गया। इस घटनाक्रम के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे, उस पीआईएल में इन्होंने एक जिक्र किया था कि जीवन माँ देती है, जन्म माँ देती है, लेकिन व्यक्ति को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार संविधान देता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इस एक लाइन का क्या एक डीप महत्व है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक लाइन में न समझिए। एक तो संविधान के बारे में लोग जानते नहीं हैं, ठीक। संविधान कह दिए, लोग जानते हैं कुछ है ऐसे ही। संविधान एक किताब है, संहिता है। संविधान किसकी संहिता है? समानता की संहिता है, समान चीज़ों की संहिता है। उसमें सारी बातें समानता की ही फिलॉसफी लिखी गई है। दूसरी बात, संविधान जीवन की संहिता है, जीवन रक्षा की एक लौती संहिता संविधान है। न वेद पुराण है, न कुरान है, न कुरान हदीस है, ठीक। जीवन संहिता की, जीवन रक्षा की एक लौती संहिता संविधान है। मैंने कहा, माँ यदि जीवन देती है तो संविधान हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार और राइट हमको देता है और सम्मान के साथ देता है संविधान। और इस संविधान में एक और आपको बात बता दूं, चूंकि इस पर मेरा रिसर्च हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और जो मैं पीआईएल दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, रिसर्च का पेपर है, उस पूरे संविधान के अंतर्गत भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन की मूल कॉपी हमारी पुस्तकालय में पड़ी हुई है। पूरे संविधान में हत्या और झूठ, हत्या और झूठ का कोई शब्द नहीं है। पूरे संविधान को पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ते देखा कि हत्या और झूठ के लिए संविधान में शब्द नहीं है। हत्या और झूठ के लिए पढ़ने वाला प्रत्येक स्कॉलर पढ़े कि ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जो क्राइम को, जो गांधी के सत्य और अहिंसा को समाहित कर लिया है। क्या गजब संविधान है भारत का। अरे माँ हमको पैदा की है, संविधान हमको, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो संविधान की संहिता न होती तो हम यहाँ न बैठते, हमको कोई बैठने न देता। आप जिस जगह हैं, हो सकता है वहां से ढकेल दिए गए होते या आप किसी और को ढकेल देते। आप अक्सर अपने पत्रों में जिक्र करते हैं कि डेमोक्रेसी भारत में नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। आप अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं कि आप तमाम ज्ञापन, तमाम रिक्वेस्ट जो भेजते रहते हैं प्रेसिडेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जनहित याचिकाओं के रूप में। तो आप अक्सर ये जिक्र करते हैं कि आज आम आदमी के हाथ में 1% भी डेमोक्रेसी उसके हिस्से में नहीं है। कैसे देखते हैं इसको आप? डेमोक्रेसी वोट डालने तक सीमित है, मैं उसको बदल दे रहा हूं। डेमोक्रेसी, भारत के लोग डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं? वोट डाल दिया वही डेमोक्रेसी है, भारत के लोग जानते हैं। वोट डालने के बाद उसका डेमोक्रेटिक राइट खत्म हो जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की सरकार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनती हो। तो लोगों के द्वारा तो बन जाती है। ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, 1862 में उसने इस कोटेशन को दिया था कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। तो ये जो कोटेशन है, ये अब्राहम लिंकन का है। तो वोट डाल दिया, उसके बाद आम लोगों का डेमोक्रेसी में कोई सहभागिता नहीं है, ठीक। मुश्किल से 5000 लोगों का एक समूह देश भर में, उसमें थोड़ा घटते बढ़ते रहते हैं, कुछ नए जो लोग आ जाते हैं उसमें, जिनको मैं चोर कहता हूं। प्रत्येक एक चीज और जोड़ दूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ता है वो चोर है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं रहूं चाहे कोई रहे, प्रत्येक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ता है वो चोर है। इलेक्शन में जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को जब आप सोचेंगे तो आप ही पाएंगे कि वह चोरी के तरीके से खर्च करता है। यद्यपि वो टैक्स का पैसा है, आप सुनने की कोशिश करिए, लेकिन
वह चोरी के रूप में उस पैसे को खर्च करता है, वो इस देश का पतन करता है। इलेक्शन में जो पैसा खर्च करता है, जैसे पूंजी को चोर कहा प्रदून ने, जो प्रोटो इकोनॉमिस्ट था या प्रोटो मार्क्सिस्ट कहिए, 1841-42 में जो फ्रांस का दार्शनिक था, उसने कहा कि जो कैपिटल है वो चोरी है, चोर है। जिसके पास भी कैपिटल है वो इकट्ठा ही किया है चोरी से, चाहे जिस मीन्स से किया हो। मैं कहता हूं कि इलेक्शन जो लड़ने वाला है सर्टेनली चोर है, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। विषयांतर मुझे करना पड़ा जान के, मैं फिर विषय पर आ रहा हूं कि मात्र 500 से 10,000 लोग ऐसे हैं, सत्ता घराने आज बन चुके हैं आजादी के बाद, जो उस डेमोक्रेसी में बदल के, यदि एक व्यक्ति आ गया तो उसका बेटा, उसकी तीसरी पीढ़ी आ गई। जो लोग 71 में इमरजेंसी के बाद सत्ता में आए थे, 75-76 में आए थे, उदाहरण के तौर पर मैं मुलायम सिंह यादव को और अन्य लोगों को, पॉलिटिशियंस को ले रहा हूं, जिनकी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आ गई है। ठीक, तो जो कुछ चिन्हित और निश्चित घराने हैं, लोग हैं, वही उनके घर के लोग चुनाव लड़ते हैं, वही जीतते हैं, कब्जा कर चुके हैं। और डेमोक्रेसी का तीसरा बिंदु कि डेमोक्रेसी के जो तीसरा जो पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए ना कि जो कानून आपका है वो दो तरीके से काम करता है, उनके पर दूसरे तरीके से लागू होता है और कॉमन पीपुल पर दूसरे तरीके से लागू होता है। तो मैं बराबर कहता हूं कि डेमोक्रेसी, और मैं क्यों कहता हूं, जो एक प्रसिद्ध मानवतावादी जस्टिस मार्कंडे काटजू तो अपने बराबर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं मानता हूं यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को पूरी तरह खारिज करते हैं। और एक जस्टिस, अभी जो एक्टिंग जस्टिस हैं, उन्हें अपने एक जजमेंट में कहा कि और 2 वोट इन क्रिमिनल्स को, माने ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी जो डेमोक्रेसी है, वो इस तरीके से है। मेरा दर्द ये है कि आज जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, वो महिलाओं, वो पहलवान बेटियों के ऊपर जो किया गया है, वह इतना बड़ा जुर्म है हिस्ट्री का, इतना बड़ा वो भारत के डेमोक्रेसी का कलंक है। और मैं आज के बाद ये कहूँगा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन नहीं है भारत के अंदर, बिल्कुल नहीं है। एक जगह थोड़ी दूरी पर इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक भव्य इमारत की भव्यता, दिव्यता पर चकाचौंध था, और उससे थोड़े बगल में बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थीं। वह बेटियां घसीटी जा रही थी जिनके भुजाओं की और जंघों की ताकत ने से दुनिया के पहलवानों को जमीन पर, अमनी पर रगड़ डाला था। और तब हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा था, तिरंगा अपनी शान बखार रहा था, उसको आप जमीन पर कैसे घसीट दिए? किसकी हिम्मत हुई घसीटने की? दिल्ली के जिस भी अहिंसक रूप से प्रदर्शन के लिए वो पूरी तरीके से घोषित रूप से उसने 36 दिनों के अपने आंदोलन में बता दिया कि मैं एक शब्द उसने हिंसात्मक और आक्रोश भरा नहीं किया। उन्होंने जब मूविंग किया सदन की तरफ, तो बराबर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस जा रही थी, जो दिखाया जा रहा था। उन्होंने ऐलान किया था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से सदन के सामने अपना पंचायत करेंगे। सदन किसी की जागीर है? सदन किसी की जागीर नहीं है। सदन 142 करोड़ लोगों का राइट है। यदि प्रधानमंत्री अंदर सभा कर रहे थे तो बाहर बेटियां सभा करती, इसमें क्या बिगड़ जाता? क्यों पुलिस से आपने घसीटवाया बेटियों को? इसमें अब इसके बाद भी मैं कैसे डेमोक्रेसी कहूं भारत के अंदर? कौन सा डेमोक्रेसी कहूं? आपको लगता है कि भारत में साम्राज्यवाद पनप चुका है? मैं साम्राज्यवाद नहीं कहता कि हो चुका है, इसलिए कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी जीवित है, ठीक है ना, तब तक साम्राज्यवाद किसी के कोई नहीं कर सकता, वो तो आने वाला नहीं है। लेकिन सारे साम्राज्यवादी एक सत्ताधीश जो करता था, एनार्की तो फैलाए हैं आप। ऑटोक्रेसी के अंदर जो एक डिक्टेटर जो करता था, वही काम आज भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 5 जून से आप बेटियों के समर्थन में संसद भवन पे आंदोलन, सत्याग्रह शुरू करने वाले थे, आमरण अनशन जी। तो क्या आप भविष्य की क्या आपकी योजना है? कोई योजना नहीं है। अभी जो हमको दिल्ली से बात हुई है कि इन्होंने सारी दिल्ली को घेर रखा है, उन सदन के पास, हमको सदन के सामने करना था। इसलिए करना था कि मुझे बताना था कि जितना राइट आपका है उतना ही राइट हमारा भी है। मैं किसी डर भय अपना प्रोग्राम किसी के डर से नहीं कैंसिल किया हूं, लेकिन इन्होंने जब पूरी तरह घेरा डाला हुआ है, ये घेरा डाल लें। और मैं यही गांधी प्रतिमा है,
गोरखपुर के अंदर गांधी प्रतिमा पर सबको बताकर, और मैं यदि ये शीघ्र इन बेटियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और अभी जस्टिस क्या करेंगे, इन्होंने तो घसीट दिया बेटियों को, बहनों को सड़कों के ऊपर। मुझे नहीं समझ में आता है कि घसीटा क्यों, किस बात के लिए, किस कानून में लिखा है इस तरह से घसीटने का, जब वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर रही थी। उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ब्रजभूषण इशू तो एक अलग बात हो गई। आप एक तरफ तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेटियों को घसीट के वायोलेशन ऑफ रूल कर रहे हैं, आप वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। बेटियों को घसीटना क्राइम है। तो क्या करना चाहते हैं आप, किस तरीके से मैं किसको बताऊं कि क्या करना, और मैं क्या कर दूं कि आप मानेंगे। आप मानने वाले नहीं हैं। मैं लेकिन कह रहा हूं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं है, मर गई है। मानवता तो मर गई है। और तब मैं कहता हूं कि ये जो संविधान है ना, आप जैसे लोगों को और जितने भी लोग सुन रहे हैं, इन सब के लिए जो जहां है, कोई बड़ा व्यक्ति है उस बड़े जगह पर भी इसी संविधान की वजह से बैठा है। यदि कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई मिनिस्टर है, तो ये मान के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन न होता तो वेद और पुराण और उनका जो कुरान और हदीस है, उनको उस हवेली में, महल में, वायसराय के बनवाए, जिसको आज वो राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां न पहुंचती। समझ गए ना, ये बात समझ मरिए। लेकिन उन्होंने 28 तारीख को पूरी बेटियां रगड़ी जाती रहीं सड़क पर, उनको जबरदस्ती उठा के बोरे की तरह गाड़ियों में फेंका गया, और आप उसी संवेदनहीनता के साथ उस हवेली में आप क्या कर रही थी। आप सड़क पर नहीं आ सकती क्या? मैं मान लूं कि वायसराय इरविन की तरह से ही आज भी यहाँ का राष्ट्रपति है, लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है। वायसराय इरविन के पास इतने एप्लीकेशन जा रहे थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी को कि समाप्त कर दो, और पैक्ट भी उसने किया गांधी के साथ। उसमें यद्यपि ये प्रस्ताव नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने फांसी पर लटका दिया। आप उसी जगह बेटियां रगड़ी जा रही थी, और आपने शब्द खोला, मुंह खोला उस सदन के लिए। और सदन में से लोकतंत्र नहीं होता। कोई हवेली चकाचौंध है, बड़ी है, उसमें लोकतंत्र नहीं रहता। लोकतंत्र लोगों में जीवित रहता है, लोकतंत्र लोगों का होता है। और उस सदन को मैं भगत सिंह और गांधी से ज्यादा का सदन नहीं मानता, जिस सदन में कुछ को छोड़ के बाकी चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, क्रिमिनल्स, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जाति जहर घोलने वाले पहुंचे हुए हैं। उस सदन को आप फरिश्ता का दिया हुआ भवन मानते होंगे, मैं नहीं मानता। और सदन की कोठी से लोकतंत्र नहीं मजबूत होता, लोकतंत्र लोगों से मजबूत होता है, गांव में मजबूत होता है। आपने कहां देश को पहुंचा दिया? आपने बेटियों के साथ बर्बरता क्यों कराया, क्यों किया? भले तो बताएं कोई हमसे, नहीं तो मैं तो आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि इसी गांधी प्रतिमा पर गोलघर के अंदर टाउन हॉल पर जिस दिन मैं सत्याग्रह चालू करूंगा, मैं आजाद हूं, मैं सत्याग्रह चालू करूंगा। इस दमन के, इस हुकूमत, बिल्कुल लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं है। और जब तक मोदी सत्ता रहेगी, जब तक मोदी के अंदर इतना सा भी अच्छा कैरेक्टर नहीं है, इतना सा, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, जो जिस व्यक्ति के अंदर मनुष्यता नहीं है। बेटियां रगड़ी जाती रही और आप सदन में चकाचौंध उद्घाटन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे आप, क्यों कर रहे थे? लोगों का पैसा, लोगों का भवन, लोगों का सब कुछ लोगों का, और आप चकाचौंध भवन में कर रहे थे, और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर अफरा तफरी मची थी। यही डेमोक्रेसी है। मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता।